Hello students, welcome to all of you in our YouTube channel Future Doctor Classes. Dear students, today we are going to discuss about ninth biology and the first chapter, the basic unit of life, सेल से रिलेटेड आज हम पढ़ने वाले हैं. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर जो अपना नाइन्थ बायोलॉजी से रिलेटेड था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या हैं. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कौन कौन से फंक्शन हैं जो परफॉर्म करता है एक सेल के अंदर. तो उन फंक्शंस में कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि बेटा हमने पढ़ा एंडोसाइटोसिस क्या होता है. ठीक है, ऑस्मोसिस, ठीक है, मैकेनिकल बैरियर का काम भी करता है. जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था शेप एंड साइज़ में भी मैटर करता है सेल मेम्ब्रेन. ये डिसाइड करता है कि सेल का शेप और साइज़ कैसा क्या रहने वाला है. ये टोटली बेस्ड होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर. तो ये कुछ बेसिक फंक्शन थे बेटा जो हमने सेल मेम्ब्रेन या फिर यूँ कहें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा. और आज का जो अपना लेक्चर है बेटा इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के करैक्टर्स क्या हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन टू टाइप्स का होता है बेटा. एक होता है सेमी परमिएबल एंड सेकंड जो है वो होता है सेलेक्टिवली परमिएबल. ये कुछ करैक्टर्स हैं सेल मेम्ब्रेन के जो एंट्री एंड पासेज ऑफ सब्सटेंस के बेस पे डिसाइड किया जाता है कि विच वन टाइप ऑफ दिस इज रिलेटेड टू सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है तो वो बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, यानी कि सेमी परमिएबल मेथड से बिहेव करता है या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल से. तो वो डिपेंड करता है सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन पे. तो सेल मेम्ब्रेन होता क्या है थोड़ा सा इसको जान लेते हैं. सेल मेम्ब्रेन डियर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको पढ़ाया, ये आउटर मोस्ट पोर्शन होता है किसी भी सेल का. जो किसी भी सेल की बात नहीं करते हम क्योंकि प्लांट के केस में तो वहाँ पर क्या होता है सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है. तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये सेल को सेपरेट करता है इन्वायरमेंट से. ठीक है, इन्वायरमेंट से सेल को सेपरेट करता है. इट इज़ द बैरियर बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल. सेल के साइटोप्लाज्म और इन्वायरमेंट के बीच में एक बैरियर का काम करता है कौन, सेल मेम्ब्रेन. अब सेल मेम्ब्रेन के करैक्टर्स के बेस पे यानी कि उसके बिहेवियर पे हमने सेल मेम्ब्रेन को दो नाम दिए हैं. कौन कौन से बेटा, एक तो नाम है सेमी परमिएबल, दूसरा है सेलेक्टिवली परमिएबल. तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं. सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल एंड द सेकंड जो वर्ड था बच्चा वो है सेलेक्टिव, सेलेक्टिवली परमिएबल. तो ये दो वर्ड्स हैं जो हमें पढ़ने हैं रिगार्डिंग टू सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग हमें ये दो शब्द पढ़ने हैं, इनका मतलब क्या होता है. तो बेटा सेमी परमिएबल का मतलब क्या है कि किसी भी पार्टिकल्स का, यानी कि किसी भी की बात ना करते हुए हम बात करते हैं सॉल्यूशन से रिलेटेड. तो सॉल्यूशन के अंदर जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन के अंदर बेटा दो कंपोनेंट्स होते हैं जो एक सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. आपको अच्छे से पता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो गया, चलो हमें यहाँ सॉल्यूशन नहीं पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है. तो डियर स्टूडेंट्स, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि वो सेल मेम्ब्रेन जो सिर्फ और सिर्फ क्या, जो सिर्फ और सिर्फ एंट्री देता है, यानी कि अलाउ करता है पासेज ऑफ सोलवेंट पार्टिकल्स. किसको, सोलवेंट पार्टिकल्स को ही सिर्फ एंट्री अलाउ करता है, वो कहलाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. एंड द सेकेंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में वो मेम्ब्रेन जो सोलवेंट को तो पास कर ही रहा है, ठीक है, सोलवेंट पार्टिकल्स को एंट्री दे ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स को भी अपने से एंट्री करवा देता है. तो उसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं. चलो एक बार लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं. सेमी परमिएबल, ठीक है, सेमी परमिएबल का मतलब होता है इट अलाउ द एंट्री ऑफ, इट अलाउ द एंट्री ऑफ
सॉल्वेंट। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स के एंट्री को अलाउ करता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, सेमी परमेबल, यानी कि सॉल्यूशन के हाफ पोर्शन को, यानी कि सिर्फ सॉल्वेंट को ही पास करवा रहा है। ठीक है, सॉल्यूट को एंट्री नहीं करवाता, इसीलिए इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोला गया है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सिलेक्टिवली परमेबल। तो डियर स्टूडेंट्स, सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या होता है, इट अलाउ द entry of solvent as well as some solute particle। ओके, क्लियर है यहाँ से कि ये सोलवेंट को तो एंट्री करवाएगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक सॉल्यूट पार्टिकल्स को भी एंट्री करवा देता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये था करेक्टर्स नेचर किसका, सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का नेचर था जो हमने पढ़ा। अभी हम पढ़ने वाले हैं जब प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस हैं जिन प्रोसेस की सहायता से ये जो आयंस हैं, मिनरल्स हैं, या कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, यानी कि उसमें पास होकर के सेल के साइटोप्लाज्म में जा रहा है, तो उसमें कौन कौन सी प्रोसेस इंक्लूडेड होती हैं, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। अभी देखना ध्यान से बेटा। तो वो दो प्रोसेस होती है बच्चा, कौन कौन सी, डिफ्यूजन एंड जो सेकंड अपना प्रोसेस रहेगा वो रहेगा ऑस्मोसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो प्रोसेस हैं जो जिसके रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट हो पाता है किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, किसके, अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के। ठीक है, तो अभी हम ये पढ़ेंगे दोनों प्रोसेस जो हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अभी के लिए सिर्फ आप ये करिए कि इसको नोट डाउन कर लो, या फिर आपको सुटेबल लगता है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। जल्दी से करो, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। चलो बेटा, आई होप हो गया होगा। चलो अब इसको हटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अभी जो अपना स्लाइड है जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले बात तो यही करने वाले हैं कि डिफ्यूजन होता क्या है, व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन डिफ्यूजन से रिलेटेड। डिफ्यूजन, ठीक है, तो डिफ्यूजन बेटा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों, ध्यान से सुनना, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में कोई भी पार्टिकल्स अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है, द प्रोसेस इन विच ए पार्टिकल्स इन ऑल स्टेट, बात करें लिक्विड, गैस और सॉलिड, किसी भी स्टेट में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन अगर मूव करता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान से सुन लेना। द प्रोसेस इन विच ए पार्टिकल्स इन ऑल स्टेट, यानी कि लिक्विड, सॉलिड और गैस, इन ऑल स्टेट मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। वेरी गुड, सही पकड़ रहे हो बेटा, सही समझ रहे हो आप। चलो अभी इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, लिखिएगा। नोटबुक पेन साथ में रखा है, आई होप रखा होगा आप लोगों ने, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था बेटा कि नोटबुक और पेन के बिना कभी क्लास में मत आना। ठीक है, क्योंकि बेटा नोटबुक और पेन बहुत ज़रूरी है। क्या पता कहाँ से कौन सा पॉइंट आपको ऐसा लगे कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो वो नोट डाउन करना पड़ सकता है। ठीक है, तो बगैर नोटबुक पेन के आप अगर बैठोगे तो आपको आलकस भी आएंगे बेटा। ठीक है, आलस्य आ जाएगा, बैठे बैठे भी सोने लगोगे आप। तो अगर नोटबुक पेन साथ में तो कुछ ना कुछ लिखते रहोगे, उसमें समझ में आ रहा है वो लिख लो।
ठीक है, थोड़ी सी एक्टिवनेस बनी रहेगी। जो समझ में आ रहा है वो लिखो, नहीं आ रहा वो तो लिखना ही है, ठीक है। आ रहा है उसको भी लिखोगे तो बेटा आप थोड़े से एक्टिव रहोगे, आप कंसंट्रेट कर पाओगे आपके टॉपिक्स पे जो आपके लेक्चर में चला हुआ है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उसका डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा अगर आप नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठे हैं तो, ठीक है। चलो पढ़ते हैं आगे, लिखते हैं डिफ्यूजन क्या है। इट इज़ द प्रोसेस in which a substance in any state, किसी भी स्टेट में, यहाँ ब्रैकेट में लिख लो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस इन एनी स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, पासेस फ्रॉम या फिर मूव फ्रॉम हायर concentration to lower। ओके स्टूडेंट्स, तो डिफ्यूजन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हायर कंसंट्रेशन से, किसे? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन किसी भी पार्टिकल्स का, किसी सब्सटेंस का, इन एनी स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी स्टेट में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। क्लियर है? चलो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो जैसे अरोमा होता है, अरोमा बोलते हैं फ्रेगनेंस को, फ्लावर की जो फ्रेगनेंस होती है उसे अरोमा बोला जाता है, यानी कि खुशबू, ठीक है, अरोमा। ऑर्डर भी बोलते हैं। तो अरोमा के केस में हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई फ्लावर है, ठीक है, रोज़ का फ्लावर है, आजकल यही ट्रेंडिंग में है, सभी को ये ज़्यादा भी देखा हुआ है। तो रोज़ का जो फ्लावर होता है बच्चा, रोज़ के फ्लावर के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है अरोमा की या फिर सराउंडिंग में, ठीक है। थोड़ा सा माइंड लगा कि मेरे को आप बताइए कि जो अरोमा है यानी कि जो फ्रेगनेंस है, जो खुशबू है, वो फ्लावर के अंदर ज़्यादा है या उसके सराउंडिंग में ज़्यादा है? ठीक है, बताइए। एक बच्चे ने कहा सर जो फ्रेगनेंस है, जो अरोमा है, वो फ्लावर के अंदर ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर फ्रेगनेंस की फॉर्मेशन हो रही है। तो फ्रेगनेंस की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा कहाँ है? फ्लावर में है। बिल्कुल सही है बेटा, फ्लावर के अंदर अरोमा की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो फ्लावर की जो फ्रेगनेंस है, आप देखना कि जब आप फ्लावर को अपने हाथ में रखते हो या फिर हाथ में लेते हो या फिर कहीं किसी एक जगह फ्लावर रखा हुआ है, तो उसके सराउंडिंग में उसकी फ्रेगनेंस थोड़े से टाइम के बाद फैल जाती है। यानी कि मान लीजिए फ्लावर है, मैंने हाथ में लिया हुआ है, तो यहाँ पर जो फ्लावर मैंने होल्ड किया है उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ फ्रेगनेंस ज़्यादा है, लेकिन मान लीजिए अभी मेरे पास उसकी फ्रेगनेंस बहुत कम है, यानी कि आ ही नहीं रही है। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होगा, उस हायर कंसंट्रेशन से वो फ्रेगनेंस के पार्टिकल्स जो हैं वो धीरे धीरे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे और उसकी फ्रेगनेंस मेरे नोज तक आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था एग्जाम्पल जिसके ज़रिए हमने समझा कि डिफ्यूजन क्या होता है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चा डिफ्यूजन क्या होता है और डिफ्यूजन क्या है। एग्जाम्पल बात करी हमने अरोमा की इन फ्लावर के केस में, ठीक है। और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, बात करें जैसे, और मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसने परफ्यूम डाला है बॉडी के अंदर, लेकिन आपको कैसे पता लगा कि उसने परफ्यूम डाला है? आपको कैसे पता उसने परफ्यूम डाल के आया है वो बच्चा? क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन की वजह से आपको पता लगा है बेटा। उसने फ्रेगनेंस जो परफ्यूम था उसको अपनी बॉडी पे स्प्रे किया, ठीक है, बॉडी पे स्प्रे किया तो कंसंट्रेशन ऑफ परफ्यूम जो फ्रेगनेंस है वो कहाँ ज़्यादा है? उसकी बॉडी पे है। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब वो क्लास में एंटर करता है
तो धीरे धीरे उसकी जो फ्रेगनेंस है परफ्यूम की वो धीरे धीरे पूरे क्लासरूम में फैल जाती है और फिर कानाफूसी स्टार्ट। क्या यार, उसने सेंट डाल के आया, वो उसने फ्रेगनेंस, उसमें से खुशबू आ रही है, उसने शायद परफ्यूम डाला है। ठीक है, तो वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें हम कहाँ से समझते हैं बेटा, कहाँ से समझ में आता है? डिफ्यूज़न से। किससे? डिफ्यूज़न से। ये सारा प्रोसेस किसका है? डिफ्यूज़न का खेल है बेटा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं कि भाई डिफ्यूज़न के फंक्शन क्या हैं। ठीक है, जैसा मैंने एग्जाम्पल बताया तो ये फंक्शन ही तो है। अरे अरोमा है, फ्लावर के अंदर खुशबू आ रही है, तो उस खुशबू को दूसरी जगह पहुंचा रहा है, तो उसका फंक्शन ही तो हो गया। सराउंडिंग में खुशबू फैला दी उसने, ये भी फंक्शन है। दूसरा, किसी भी सेल के अंदर अगर कोई सब्सटेंस है, फूड पार्टिकल्स है मान लीजिए, और वो डाइजेस्ट हो गया है, ठीक है, और उसको फैलाना है, ठीक है, उसकी हायर कंसंट्रेशन कहाँ है? जहाँ उसका डाइजेशन हुआ है। ठीक है, जहाँ डाइजेशन हुआ है उन सब्सटेंस का कंसंट्रेशन वहाँ ज़्यादा है, लेकिन अब उसको पहुँचाना कहाँ है? डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जहाँ उनकी कंसंट्रेशन कम है, तो वो वहाँ पर फैल जाएगा, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से वो धीरे धीरे कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा? लोअर कंसंट्रेशन में। तो ये भी क्या है? फंक्शन ऑफ डिफ्यूजन है बच्चा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते। अरोमा का समझ में आ गया होगा, ये भी इसका फंक्शन है। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस इन ए सेल। एक सेल के अंदर किसी भी सब्सटेंस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसको पहुंचाना है, तो वो किस में आता है? वो भी फंक्शन है डिफ्यूजन का। ठीक है, इसके अलावा रेस्पिरेशन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, ये भी क्या है? फंक्शन ऑफ डिफ्यूजन है। क्लियर है? ट्रांसपिरेशन है। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, बताइए? ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपिरेशन, यस, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपिरेशन दोनों डिफरेंट हैं, ध्यान रखना। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है किसी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह आप पहुंचा रहे हो, तो वो क्या है? ट्रांसपोर्ट है। लेकिन ट्रांसपिरेशन में क्या होता है बेटा? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट लीफ, यानी कि प्लांट की लीफ से वाटर का, वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस होना, बाहर निकलना, क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन कहलाता है। तो ट्रांसपीरेशन में रोल होता है डिफ्यूजन का। क्यों? क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से वाटर का कंसंट्रेशन जो लेवल है वो मेसोफिल सेल, यानी कि विच आर लोकेटेड इन द लीफ, मेसोफिल सेल के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा होता है, और वहाँ से ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होने की वजह से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, और ये हायर से लोअर जाने का खेल किसका है? डिफ्यूजन का है। आगे समझ में? तो ये फंक्शन थे बेटा डिफ्यूजन के, जो काम करते हैं डिफ्यूजन बेस्ड प्रोसेस के ऊपर। क्लियर है? चलो आई होप समझ में आ गया होगा। चलो इसको नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए बेटा एक बार, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं अपना, ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, चलो कर लीजिए एक बार। चलो बेटा आई होप कर लिया होगा आपने। हटाते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने जो फंक्शन बेटा आपको बताए हैं ना, ये बुक में आप देख लेना, वहाँ लिखे हुए हैं। मैंने आपको समझा दिया है कि डिफ्यूजन का फंक्शन कैसे क्या होता है, कौन से प्रोसेस के थ्रू क्या फॉलो होता है। जैसे ट्रांसपिरेशन था, तो ट्रांसपिरेशन बेस्ड होता है पूरा डिफ्यूजन पे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस है एक सेल के अंदर, वो भी किस पे बेस्ड है? डिफ्यूजन पे बेस्ड है। तो वो एग्जाम इसके फंक्शन हैं, वो आप एक बार नोटबुक से देख लेना, वहाँ आपको लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, समझ में ना आए तो फिर बताना मेरे को, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितना मेरे को पता है बेटा, आपको प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगा, क्योंकि जो पॉइंट्स थे मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं यहीं पर। ठीक है, चलो अभी बात कर लेते हैं ऑस्मोसिस के। ठीक है, ऑस्मोसिस देखो बेटा, हायर कंसंट्रेशन, क्या हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाना किसके अंदर था? डिफ्यूजन में था। क्लियर है? चलो अब बात कर लेते हैं अपन ऑस्मोसिस की। तो बेटा यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है। क्या? यहाँ पर सब्सटेंस का मूवमेंट होगा हायर से नहीं,
लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, और इसके बीच में क्या आएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आएगी। जो काम कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल का काम करता है। ठीक है, इसीलिए सेल में दोनों प्रोसेस देखने को मिलते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि सेल के अंदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट दो प्रोसेस पे बेस्ड होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बेस पे। ठीक है, तो ऑस्मोसिस के अंदर मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? चलो, यही चीज़ें हमें यहाँ लिखनी है बेटा, और आपको भी इसे नोट डाउन करना है। अभी मैं 1 सेकंड बेटा पानी पी लेता हूँ, थोड़ा गर्मी हो रही है, बाद में पढ़ाते हैं थोड़ा। चलो बेटा आ जाइए, ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ते हैं अपन। ऑस्मोसिस के बारे में मैंने आपको बताया कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन एक सब्सटेंस का मूव करना थ्रू सेमी परमेबल क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। लेकिन बेटा इसके लिए एक बिल्कुल ईजी सी डेफिनेशन आपके लिए लेके आया हूँ जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। उसमें आपको क्या करना है बेटा, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाना है जो हमने डिफ्यूजन में पढ़ा था। क्या, मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, किसका, मूवमेंट ऑफ वाटर, या फिर यूं कहें मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ सिर्फ एक वर्ड आपको यूज करना है जो ऐड होता है इस डेफिनेशन के अंदर, जो क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन, या फिर कहें प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेगा। तो है ना इजी, इजी है ना डेफिनेशन, क्योंकि लास्ट में भी हमने वही पढ़ा, डिफ्यूजन में भी तो यही था, मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, लेकिन बेटा जी सिर्फ फर्क इतना है कि सॉल्वेंट के केस में यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, वाटर की कर रहे हैं। वहां पर सोलवेंट भी हो सकता था, सोल्यूट भी हो सकता था, जिसका मूवमेंट हो रहा था हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। लेकिन ऑस्मोसिस के अंदर बच्चा सोलवेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा उसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। सिंपल। तो यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या, डेफिनेशन लिखिए, फिर हम बात करते हैं आगे। इट इज द मोमेंट ऑफ इन दिस प्रोसेस। ठीक है, स्टार्टिंग से लिखते हैं, इन दिस प्रोसेस ठीक है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जो यहाँ काम करने वाला है, जो मेम्ब्रेन काम करेगी, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है बेटा? आगे समझ में डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस सेम सा है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि
डिफ्यूजन में क्या होता है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, उसमें भी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आ रहा था, लेकिन उसमें कुछ भी हो सकता है बच्चा। डिफ्यूजन में सॉल्वेंट भी हो सकता है, सॉल्यूट भी हो सकता है उसके हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। लेकिन इन केस ऑफ ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे सॉल्वेंट पार्टिकल्स की जो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आएंगे, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होकर। ठीक है, क्लियर है, आगे समझ में दोनों डेफिनेशन क्लियर है यहाँ से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो बेटा इसको नोट डाउन करो, फिर हम थोड़ा सा छोटी मोटी बात है जो कर लेते हैं, उसके बाद अपन लेक्चर क्लोज करने वाले हैं। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लिए, जैसा आपको ठीक लगे जल्दी करिए। चलिए बेटा आ जाइए, यहीं बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो बेटा ऑस्मोसिस आपको समझ में आ गया, हमने बात किया कि डिफ्यूजन के इंपॉर्टेंस क्या है भाई, फंक्शन क्या है डिफ्यूजन के, तो वही बात यहाँ करनी है कि ऑस्मोसिस के फंक्शन क्या हैं। तो ऑस्मोसिस की बात करें तो बेटा सुनना है सिर्फ आपको, ध्यान से सुनिएगा कि ऑस्मोसिस के लिए बेस पे कुछ एक प्रोसेस होती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, जैसे रूट के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या है, ऑस्मोसिस प्रोसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इन रूट, सेकेंड सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, वाटर का सेल से सेल में मूवमेंट क्या कहलाता, किस पे बेस्ड होता है, ऑस्मोसिस पे ही बेस्ड होता है। थर्ड ट्रिजिडिटी ऑफ ए सेल, एक सेल की ट्रिजिडिटी भी किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, ऑस्मोसिस प्रोसेस पे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि जो ऑस्मोसिस है ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल में ही अकर्स होगी, यानी कि लिविंग सेल ही ऑस्मोसिस फॉलो कर सकता है, डेड सेल में नहीं होगा ऑस्मोसिस। ठीक है, इसके बाद स्टोमेटा के अंदर स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी किस पे डिपेंड करता है, ऑस्मोसिस पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ फंक्शंस थे जो ऑस्मोसिस प्रोसेस के बेस पे ही टेक प्लेस करते हैं, ऐसा जैसा कि डिफ्यूजन में था। ठीक है, ऐसा ही ऑस्मोसिस के केस में रहेगा। तो बेटा ये आज का अपना क्लास था जिसके अंदर हमने बेसिकली सिर्फ बात करें तो 2 ही टॉपिक क्लियर किए, लेकिन अच्छे से किए हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट है कि हमने सिर्फ अच्छे से किया है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ठीक है बेटा, बात थी अपनी टॉपिक पे जो ट्रांसपोर्ट इन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन था, उस पर हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमने सेमी परमिएबल पढ़ा, सिलेक्टिवली परमिएबल पढ़ा, क्या होता है, किसके अंदर होता है, क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक था वो था द प्रोसेस ऑन द बेसिस विच सॉलिड सब सब्सटेंस मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो सब्सटेंस मूव करते हैं वो 2 प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। उन दोनों प्रोसेस को हमने बखूबी अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको समझाया है और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कमेंट सेक्शन में आप ये चीज़ लिख के भेजो मेरे पास, तभी मेरे को पता चलेगा ना आपको समझ में आया है नहीं आया। ठीक है बेटा, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से छोटों की बड़ों की सबकी मदद कीजिए। ठीक है, जिसका जिसके साथ जैसा बने वैसा अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।